नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसको देखते हुए बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड एक युवा राज्य है, लिहाजा राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। देहरादून आईएसबीटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में यात्रियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए 130 बसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इन सभी 130 बसों का उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में संचालन किया जाएगा, जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन में खासी सहूलियत भी मिल सकेगी। हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज के हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं मिले, विकास पहुंचे उन तक। आज उसी कड़ी में जो 130 बसें हैं, उत्तराखंड के जनमानस को और उत्तराखंड के अंदर आने वाले देश प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन हो मिले। ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफ़र भी आसान होगा। हम निकट भविष्य में भी आज जहां 130 बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई हैं, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसें भी हम इस बेड़े में शामिल करेंगे और भी जो अच्छी सुविधाएँ हो सकती हैं उन सुविधाओं को देने के लिए हम आगे भी जो है लगातार प्रयास करेंगे। जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के जिनकी संचालन सेवा का उद्घाटन किया है, इन बसों के आने के बाद लगभग निगम के पास 1600 बसें हो जाएंगी। ये बसें नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बसें हैं, BS6 मानकों वाली बसें हैं, तो ये पॉल्यूशन भी बहुत कम करती हैं। और इन बसों का जो मुख्यतः प्रयोग है वो पहाड़ी जिलों और पहाड़ी स्टेशनों को दिल्ली से जोड़ने के लिए होगा, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं वो बड़ी संख्या में दिल्ली जाते हैं, तो उनकी जो यात्रा को, लंबी यात्रा को सुखदायक और सरल बनाने के दृष्टिगत इन बसों का प्रयोग किया जाएगा। ये बसें केवल मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पहाड़ के लगभग अधिकतर जिलों में यहाँ इनसे सेवा दी जाएंगी। जैसे हमने पिथौरागढ़ के लिए 28 बसें दी हैं, तो ऐसे जो सुदूर जिले हैं उनमें ये सब बसों के द्वारा सेवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सैनिक विद्यालय घोड़ाखाल के वार्षिक समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने सैनिक विद्यालय में प्रशिक्षण और खेल अवस्थापना से जुड़ी हुई 2 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा और कृत्रिम घास युक्त फुटबॉल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। विद्यालय द्वारा 10वीं बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड बनाने और 10वीं बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीतने के लिए सीएम ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्र और समाज के कर्मठ, लगनशील, अनुशासित और दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करता है। अवसर पर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के सभी हमारे शिक्षकगण, प्रधानाचार्य जी, अभिभावकगण और अतिथिगण और हमारे सभी प्यारे कैडेट्स एवं सभी विद्यार्थियों का मैं आज इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अच्छा होता कि मैं आपके गौरवशाली विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर आज के इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु प्रशासनिक एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं आप सभी से इस वर्चुअल माध्यम से जुड़कर आप सभी को वार्षिक उत्सव की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं।
साथ ही मैं इस ऐतिहासिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों एवं चयनित जो हमारे कैडेट्स हैं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपका स्कूल न सिर्फ हमारे राज्य बल्कि पूरे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है और मैं सच कहूं तो मैं आप सभी से साथ जुड़कर अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दशकों से यह स्कूल उत्कृष्टता की परंपरा और उच्चतम मानकों के साथ सैन्य अधिकारियों को तैयार करने में अपना जो योगदान देता आया है वो वाकई बहुत ही सराहनीय है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। यहां से निकले हुए छात्र न केवल भारतीय सेना में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी बड़े बड़े पदों पर कार्य करते हुए। उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताकर आंदोलन कर रहे हिंदूवादी संगठनों और अन्य लोगों पर लाठीचार्ज की घटना को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सामान्य घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस रूट पर प्रदर्शनकारियों को जाने की अनुमति दी गई थी उससे अलग रूट पर वह जा रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसको किसी भी प्रकार से हिंसक घटना कहना सही नहीं है। देखिए, जो उत्तरकाशी में जो घटना कल हुई है उसमें जो हमारे पास जानकारी है कि कुछ स्थानीय लोग वहां मस्जिद को लेकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जिनका रूट निर्धारित किया गया था और उसके बाद वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे जहां बैरिकेडिंग की गई थी। उसी बीच में ये भी जानकारी आई है कि पथराव हुआ। पथराव से हबड़-तबड़ मची और जब हमारे वो स्थानीय लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे तब थोड़ा सा मामूली लाठीचार्ज हुआ। तो ज्यादातर लोगों से बातचीत हुई है और वो लोग कल वहां से कुछ लोगों का उपचार हुआ, उनको वहां से डिस्चार्ज किया गया और स्थिति पूरी तरह से अभी तक नियंत्रण में है। लेकिन आज भी कुछ लोगों ने वहां बाजार बंद कराने का आह्वान किया है। तो सही जानकारियां धीरे धीरे सामने आई। राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में चर्चा की गई। साथ ही बैठक में सहकारिता विभाग के अंतर्गत यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड को लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि दे है, जबकि उत्तराखंड द्वारा उत्तर प्रदेश को लगभग 3 करोड़ 33 लाख की धनराशि दी है, जिस हेतु दोनों राज्य में सहमति बनी है। देखिए, हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी। कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई विभाग की जमीनें हमारी वहां पे ऐसी है कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए। तो उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ, अच्छी बात यह है कि इस बैठक का एक नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो सहकारिता का है उसमें हमें कुछ जो पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं था वो सहकारिता का पैसा भी अब हमने क्लेम किया है। लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपया हमने वहां से लेना है, 3 करोड़ 33 लाख रुपया हमने देना है, यानी लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपया 7 करोड़ 11 लाख रुपया भी हमें एक तरह से वहां से मिलने की संभावना बनती है। ऐसी ही हमने पिछली बार जब हमने बातचीत की थी तो कृषि में हमें 1 करोड़ 13 लाख रुपए मिला है, उसके लिए उन्होंने सहमति दी है। यानी कि इस बैठक का लब्बो लगाव का रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो हमें पैसा वहां से जिनकी हमें कागजों में नहीं ज्ञात था या जानकारी नहीं थी वो पुनर्जीवित हुआ निकला और उसमें हमें इस तरह से लाभ हुआ।
जो हमारे यहाँ चाहे सिंचाई विभाग की जमीन है उसके लिए भी हमारी बातचीत जारी है। और ऐसे हमारे यहाँ वन विभाग का कुछ मैटर है जो पिछली बार हमने कहा था कि हमारे यहाँ जो लगभग उसमें लगभग 95 करोड़ पे हमारा बकाया था। और ऐसे हमारा ऊर्जा का ये 3 प्रमुख विभाग अभी हमारे हैं जिसपे हमारी बातचीत होनी है। ऊर्जा में हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे पक्ष में निर्णय आया तो हम लोग उसमें लाभ की स्थिति। उत्तराखंड राज्य की 4 ज्वलंत प्रमुख समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लगातार बिगाड़े जा रहे सांप्रदायिक सौहार्द समेत अन्य आपको बता दें कि मामले उठाए गए हैं। धस्माना ने छात्र संघ चुनाव, उपनल कर्मचारियों और अशासकीय महाविद्यालय से जुड़े मुद्दे के हल की मांग की है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देहरादून के मामलों का जिक्र करते हुए धस्माना ने सीएम से आग्रह किया है कि वे राज्य के प्रशासन और पुलिस को ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और आश्वासन दिया कि राज्य में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में बीजेपी के नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आज अपराध के कई मामलों में भाजपा के नेता जुड़े हुए हैं, उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला अपराध के मामले में भाजपा नेताओं को सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। सरकार अगर चाहे तो अपराध रुक सकता है। तो अपराध रुक सकता है। आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया। मैं आपसे एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। 7 दिन बाद या 5 दिन बाद किसी लड़की के रेप के अगर मेडिकल होगा, क्या मेडिकल रिपोर्ट क्या आएगी? किसी भी डॉक्टर से पूछिए। 7 दिन में तो अगर ब्लेड से हाथ कट जाए वो घाव भी भर जाता है। और जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही 14 साल 12 साल से लेकर 20-22 साल तक के जो बच्चे, उनके घाव जल्दी बढ़ते हैं। तो अगर बच्चियों के मेडिकली 5 दिन या 6 दिन बाद होंगे तो रिपोर्ट्स क्या आएंगी ये समझा जा सकता है। क्यों 2 मंडल अध्यक्षों की जमानत हो गई? सल्ट के मामले में तो साफ मेरा कहना है 5वें दिन मेडिकल होता है। उस मेडिकल में भी ये बताया जाता है, जब दोबारा कराने की बात आती है डीएम उसमें इंटरवीन करते हैं लोगों के कहने में, तो ये कहता है डॉक्टर की साहब मदर ने कंसेंट नहीं दी। माँ को पता है फॉर्म में कहाँ दस्तखत करने कहाँ नहीं करने। डॉक्टर ने क्यों नहीं कराए? इंटरनल पार्ट्स की जाँच के लिए माँ की जो है इच्छा माँ पूछी जाती है, लेकिन जब माँ को बताएगा कोई यहाँ दस्तखत करने आपकी इच्छा जानी जा रही है तब तो करेगी। उसके बाद जब माँ ने दोबारा प्रेशर किया, जब उसको समझाया, 7वें दिन मेडिकल हुआ, 7वें दिन की मेडिकल की रिपोर्ट क्या आएगी? तो ये तो जज की मजबूरी है कि अगर सबूत नहीं मिलेगा तो उसको जमानत देनी पड़ेगी। तो ऐसे जब सरकार ही खुद अपने नुमाइंदों को बचाएगी, अंकिता भंडारी में किसको पता नहीं है कि डोजर चलाए गए और वहाँ के जितने फॉरेंसिक जांच के सबूत है उनको मिटाया गया? किसको ये पता नहीं कि पुलिस के एक आला अधिकारी ने कमरे को वीआईपी बताया? शर्म नहीं आई उस लेडी को जिसने ये कहा कि कमरा वीआईपी होता है? क्या लड़की ने ये कहा था कि एक्स्ट्रा सर्विसेज वीआईपी को दी जा रही है, कमरे को एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जाती है? उसके अंतिम जो मैसेज है उनको उसका बयान माना जाना चाहिए था। किस वीआईपी को बचाने के लिए सरकार ने काम किया है? और जो सरकार और संगठन बड़े नेताओं को बलात्कार जैसे केसों में, मर्डर जैसे केसों में बचाने की कोशिश करी, उस सरकार के रहते हुए आप बच्चियों के संग न्याय की बात कैसे कह सकते हैं? आज तक मैं आपके माध्यम से, मेरे ख्याल से, और पत्र के माध्यम से 3 या 4 बार उत्तरकाशी का मामला उठा चुका हूं, जिसमें SC/ST की बहनों के बलात्कार हुए। आज तक उनको पोक्सो एक्ट के तहत और SC/ST एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वो मुआवजा इसलिए सरकार देती थी कि गरीब बच्चों के संग अगर कुछ ऐसा हो तो उनके माँ बाप ढंग से केस को लड़ सके, उनको न्याय दिला सके। लेकिन आज तक वो फाइलें नहीं पूरी हो रही हैं। तो ये प्रश्न तो सरकार से पूछे जाने चाहिए कि उन 4 बच्चियों के मामलों में अभी तक क्या हुआ। ये सरकार से पूछा जाना चाहिए कि वीआईपी को आपने क्यों बचाया, और जिन लोगों ने सबूत मिटाए उनसे आज तक पूछताछ क्यों नहीं हो रही, उनके नाम उस FIR में क्यों नहीं है? चाहे वो कोई हो, चाहे विधायक हो, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, जिसने डोजर चलाने की बात स्वीकार करी उनसे होना चाहिए। अब तो ऑपरेटर ने भी कह दिया किसने डोजर चलवाया, उस विधायक ने कहा कि मैंने चलवाया है। उस विधायक से आज तक पूछताछ क्यों नहीं? खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए उत्तराखंड की जनजाति छात्रावासों की सौगात दी गई है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बोक्सा और राजी जनजाति के लिए प्रदेश में देहरादून, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी जनपद का चयन किया गया है, जिन्हें जनजाति छात्रावास की सौगात दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रावास के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति की गई है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, इसमें पीएम जनमन योजना अंतर्गत, जो कि मुख्य रूप से हमारे पीवीटीजीज ग्रुप होता है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसमें हमारे राज्य में जो जनजाति समुदाय में बोक्सा और राजी आती हैं, उनके लिए ये योजना है। तो उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पूरे स्टेट में 3 जनपदों का चयन किया गया है, जिसमें देहरादून है, ऊधम सिंह नगर है और पौड़ी है। इन 3 जनपदों में हॉस्टल की स्वीकृति हमें भारत सरकार से प्राप्त हो गई है और पर हॉस्टल के लिए हमको 2 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत की गई है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर को शिलान्यास किया गया था और हमने इसमें कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया है। कार्यदायी संस्था के साथ में MOU साइन कर लिया गया है और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। देहरादून में फूलों की सही तरह से पैकेजिंग करने के लिए काश्तकारों और किसानों के लिए जिला उद्यान विभाग ने कोरियोगेटेड बॉक्स वितरित किए हैं। आपको बता दें कि देहरादून के जिला उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा कि इस बार हमने जिले में कुल 1,10,000 कोरियोगेटेड बॉक्स वितरित किए हैं। मुख्य रूप से चक्राता, कालसी, विकासनगर और साहसपुर शामिल है। देखिए, अभी हम लोग कोरियोगेटेड बॉक्स का जो सप्लाई किए थे, इस जिले में लगभग 1,10,000 कोरियोगेटेड बॉक्स हमने सप्लाई किया है, जो चक्राता और कालसी ब्लॉक में किया, और कुछ हमारे आम के बेल्ट हैं जो हमारे विकासनगर, सहसपुर और इसमें भी हमने वो किया है। लेकिन अब चूंकि युग दूसरे तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें फार्मर्स आगे उनका डिमांड ये है कि हमको प्लास्टिक कोरियोगेटेड बॉक्स दिया जाए। तो आगे से हमारे माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और आगे से हम लोग जो अगली फसल आएगी आम और लीची और सेब और उसमें हम लोग इससे और बेटर प्लास्टिक कोटेड जो कोरियोगेटेड बॉक्स आ रहे हैं उसकी सप्लाई करेंगे। उसमें माल भी ज़्यादा आएगा और जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट जो है सेफ होगा, वो खराब होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो अभी तक तो हम लोगों ने जो कोरियोगेटेड बॉक्स सप्लाई किया वो गत्ते की होती थी बेटी, उसमें भी काफ़ी ठीक रहता था और आज तक वही चला आ रहा था। लेकिन अब उसको और इम्प्रूव करके हम प्लास्टिक कोरियोगेटेड बॉक्स इस बार जो हमारे काश्तकारों की डिमांड है, तो उसको हम लोग विभाग की तरफ से जब फसल आएगी तो उसमें लगभग अब तक की डिमांड 3-4 लाख बॉक्सों की आ गई है। आगे आने वाले सीजन में हम 3-4 लाख प्लास्टिक कोटेड। भीमताल के बहुउद्देशीय हॉल में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से युवा महोत्सव में हर ब्लॉक के नवयुवक, मंगल दल और स्कूली बच्चों की ओर से प्रतिभाग किया गया। महोत्सव में लोक गायन, लोक नृत्य, एकल गाय, भाषण और सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। पूरे देश में मनाया जाता है, सिर्फ उत्तराखंड का पर्व नहीं है, पूरे देश का पर्व है। और ये स्टार्ट होता है ब्लॉक लेवल से, खंड विकास स्थल है वहाँ पहले किया जाता है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद ये स्टेट लेवल पे होता है। और स्टेट की जो विजेता होती है वो फाइनली पहुँचते हैं सेंटर कहीं भी, जहाँ पर भी ये हर साल अलग अलग वेन्यू भी हो सकता है। नेशनल लेवल पे ये मनाया जाता है जहाँ पर हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन पहुँचती है। इस जो महोत्सव है, इस महोत्सव का मेन एम ये होता है कि जो कला और संस्कृति है हमारी, जो कल्चरल, चाहे आप उसे नाच कहें, चाहे गाना कहें, नाट्य कहें, नाटक कहें, पोएट्री कहें, डेक्लामेशन कहें, भाषण प्रतियोगिता कहें, लेखन कहें, जितने भी तरह के हमारे कला और सांस्कृतिक जो ये एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको प्रमोट करने के लिए और भारत के जितने भी सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने, उजागर करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया कि हर एक स्टेट से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर एक स्टेट की हर एक कोने कोने से जो संस्कृति है वो निकल के बिल्कुल नेशनल लेवल तक हम दिखा पाते हैं। सर, कितने विधाओं में ग्रुप सॉन्ग है, ग्रुप डांस है,
एकल नृत्य है, एकल सॉन्ग है और डेक्लामेशन है, स्पीच हो गई, देन राइटिंग हो गई, भाषण हो गया एंड स्टोरी टेलिंग भी, स्टोरी राइटिंग भी हो गया। ये भी मेन चल रही है। इसके अलावा साइंस इस बार फर्स्ट टाइम साइंस। बस इतना ही, नमस्कार।